दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुरस्तापित किया जा सकता है, तो ये कथन भी आपका सही है। दोस्तों दोनों ही कथन आपके सही हैं, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुरस्तापित किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के नियम के नियम बना सकता है। लोकसभा ने अपने नियम 198 में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया है। तो इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर लोकसभा के नियम 198 में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, बिल्कुल सही है। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन के लिए आम चुनाव कराया जाएगा, बिल्कुल सही। और अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री बना था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है, आप जान लीजिए, इसमें कैलाश नाथ काटजू। आप देखिए, कैलाश नाथ काटजू नेहरू की कैबिनेट में 1951 में विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए और इसी वर्ष वे देश के तीसरे गृह मंत्री बने। 1955 में उन्हें रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया और वे 1957 से 62 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुगम जो है चेट्टी थे। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। 15 अगस्त 1947 से 17 अगस्त 1948 तक षणमुगम चेट्टी इस पद पर रहे थे और इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुगम चेट्टी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो सही उत्तर है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधि मंत्री थे, जबकि अंतरिम सरकार 1946 में कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? इसमें देखिए, जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, CH भाभा या सरदार बलदेव सिंह। तो सही उत्तर है CH भाभा, केवल 3, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में पोर्टफोलियो जगजीवन राम श्रम मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री, CH भाभा वाणिज्य मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। इन व्यक्तियों का पुनर्गठित अंतरिम सरकार जो 1946 में पोर्टफोलियो जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे, CH भाभा खान और विद्युत कार्य और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। तो केवल भाभा जी का पोर्टफोलियो जो है वो बदला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे?
तो एच.डी. देवगौड़ा भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे और एच.डी. देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक इस पद पर रहे थे और इस संदर्भ में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट पर भी नरेंद्र मोदी का 15वें प्रधानमंत्री के रूप में उल्लेख है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए, देवगौड़ा 1 जून 1996 से 97 तक रहे। चंद्रशेखर दोस्तों 1990 से 91 तक, तो चंद्रशेखर 1990 से 91। अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 2004 तक, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1999 से 2004 तक दिया गया है। इंद्र कुमार गुजराल का जो कार्यकाल था 1997-98 था, तो 1997-98। और विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 90 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। तो सही सुमेलन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सही सुमेलन है 3, 5, 2, 1, 4, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे? तो आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी। तो सही उत्तर है ये सभी लोग। देखिए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे और अटल बिहारी वाजपेयी ये सभी लोग एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया था? इसमें आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसमें आप जान लीजिए, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री का पद एक से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया था। ऑप्शन सी 3, 4, 5 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में समयांतराल नहीं था, वो लगातार 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। और दोस्तों, समयांतराल नहीं था। गुलजारीलाल नंदा पहली बार 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। 2 समयांतराल के लिए भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुई। इंदिरा गांधी 1966 और 1980 में, अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1996 में और दूसरी बार 1998 में। 2 समयांतरालों में भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री और चरण सिंह। तो सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर ताशकंद, वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी में 21 जनवरी 1966 को हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों और उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करिए जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर जो कहा जाएगा, और ये थोड़ा सा कठिन भी है। पीवी नरसिम्हा राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मोरारजी देसाई ये बम्बई के, आप देखिए। इसके अलावा एच.डी. देवगौड़ा दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। तो देखिए 2, 5 कौन सा सही विकल्प हो जाएगा? 2, 5, 4, 1, 3। तो 2, 5, 4, 1, 3 देखिए, ये आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? एच.डी. देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर और मोरारजी देसाई। तो सही उत्तर है चंद्रशेखर। दोस्तों, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, जबकि एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के और मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो आप जान लीजिए, चंद्रशेखर।
निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य कौन थे? आपको बताना है देवगौड़ा, आई के गुजराल, चंद्रशेखर और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो सही उत्तर है चंद्रशेखर। दोस्तों, देवगौड़ा, आई के गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्य थे, जबकि चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 के मध्य भारत के प्रधानमंत्री थे और इस दौरान वे बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ था? तो ये हैं चौधरी चरण सिंह। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई और लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और ये एक भी दिन लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे? वीपी सिंह, आर वेंकटरमण, वाईवी चौहान और प्रणब मुखर्जी। तो सही उत्तर है ये सभी लोग। दोस्तों, ये सभी व्यक्ति भारत के संघीय वित्त मंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी किस प्रधानमंत्री के द्वारा? तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय में। आप जान लीजिए, 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण और बाजारीकरण की नीति अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनमोहन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, भारत के पूर्व वित्त मंत्री बिल्कुल सही है, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सही है, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष ये आपका सही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि। तो दोस्तों, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और ये वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं रहे हैं। और आप जान लीजिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं, लेकिन ये वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है वो लोकसभा या राज्यसभा में किसके सदस्य थे? तो उत्तर है असम से राज्यसभा सदस्य थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। वे असम राज्य से सबसे पहले 1991 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। इसके बाद वे लगातार असम से ही 1996, 2001, 2007 और 2013 में राज्यसभा के सदस्य बने और उनके प्रधानमंत्री काल के संदर्भ में सही उत्तर डी है और वर्तमान में 2019 में वे राजस्थान से राज्यसभा सदस्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। कारण है कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों? तो दोस्तों, मंत्रियों के उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी जो है अनामता के सिद्धांत को संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, बिल्कुल सही है। कारण है वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, तो ये भी सही है। लेकिन दोस्तों, कथन और कारण सही होते हुए भी कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। और आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री के पद और उत्तरदायित्वों के निर्वहन का उल्लेख नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं और उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्वों का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उप प्रधानमंत्री का पद सृजन जो है वो कैसे हुआ था? तो उत्तर है ये संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है और उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया जाता है, जो कि पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। बिल्कुल सही नहीं है, राष्ट्रपति में निहित है। और प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी सही नहीं है। तो न तो एक और न ही दो। आप जानते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 53(1) के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है। इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है, इसलिए कथन एक गलत हो जाएगा। और कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए, दो कथन आपको दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन हैं। इसमें आप देख सकते हैं, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। सही नहीं है, क्योंकि वो राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। दूसरा है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है। तो ये भी सही नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा न तो एक और ना ही दो, ऑप्शन डी। और आप समझ लीजिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रीगण संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है और इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। तो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन जो है नहीं होता है, बल्कि ये सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला कथन है कि देखिए, संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। बिल्कुल सही है। कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री के द्वारा समय की ज़रूरत और परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती हैं। बिल्कुल सही है। यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों तो ये आवश्यक नहीं कि वे समिति के अध्यक्ष हों। गलत है। और संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये भी गलत है। कथन 1 और 2 सही हैं। देखिए, कथन 1 और 2 सही हैं, लेकिन कथन 3 और 4 गलत हैं। कैसे, आप जान लीजिए दोस्तों। संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। ये संविधानेतर निकाय है। कार्य संचालन नियमों के तहत इनका गठन प्रधानमंत्री द्वारा समय की ज़रूरत और परिस्थितियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। कथन 1 और 2 आपके सही हैं। कैबिनेट समिति का सदस्य प्रधानमंत्री के होने पर उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और अन्य कोई मंत्री कैबिनेट समिति का अध्यक्ष तभी होता है यदि प्रधानमंत्री उस समिति में शामिल न हो। और दोस्तों, आप जान लीजिए, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होते और इसकी अध्यक्षता जो है रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है। तो इस तरह से कथन 3 और 4 गलत हैं, 1 और 2 आपके सही कथन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो उत्तर है कैबिनेट सचिव या मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कैबिनेट सचिव होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने 15% से अधिक नहीं होगी? तो उत्तर है 91वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 91वां संविधान संशोधन 2003 का है और इसके द्वारा ये वर्णन किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक जो है सीमित की गई है? तो ये है 91वां संविधान संशोधन 2003। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। बिल्कुल सही है। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। ये आपका गलत है। तो आप देख सकते हैं, केवल कथन 1 आपका सही है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, लेकिन वर्तमान में केंद्र में कुल 52 मंत्रालय हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो स्मृति ईरानी को। दोस्तों वर्तमान में 15 जनवरी 2023 की स्थिति के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी हैं, जबकि अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जो हैं जान बारला हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? हरित पत्र, श्वेत पत्र, पीत पुस्तिका या फिर नीली पुस्तिका? तो सही उत्तर है श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर। ये दोस्तों जो है भारत का आधिकारिक दस्तावेज है। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? देखिए, गोपाल स्वामी आयंगर, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णमाचारी या फिर बी.सी. राय? तो सही उत्तर है गोपाल स्वामी आयंगर। दोस्तों एन गोपाल स्वामी आयंगर ने वर्ष 1949 में अपनी रिपोर्ट में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी में अनुशंसा की थी कि ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज के रूप में आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के लिए नए उत्तरदायी मंत्रालयों के नए समूह की स्थापना की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? पहला है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, बिल्कुल सही है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, ये आपका सही नहीं है। केवल जो है 1 और 2, देखिए केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 में मंत्रिमंडल सचिवालय को नियमों की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया है और इस सचिवालय को जो आवंटित विषय हैं उसमें मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडलीय समितियों को सीधे सचिवी सहायता देना और कार्य के नियम बनाना है। और आप जान लीजिए दोस्तों, मंत्रिमंडलीय सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सचिवी सहायता में प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठकें, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए एजेंडा, कार्यसूची से संबंधित दस्तावेजों का वितरण, किए गए विचार विमर्श का रिकॉर्ड, प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त होने के बाद रिकॉर्ड का वितरण और मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी, ये सभी कैबिनेट सचिवालय के कार्य हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में विभाजन प्रणाली या स्प्लिट सिस्टम नीति निर्माण और उनके क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय योजना और नीति निर्माण संबंधी कार्य करता है, जबकि नीतियों का क्रियान्वयन संबंधित निकायों और एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? तो सही उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री। दोस्तों वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? आपको बताना है। तो उत्तर है 1951 में। स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का पद 1951 में सृजित किया गया था। संसदीय सचिव एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है और संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। संसदीय सचिव का मुख्य कार्य जो है वो कैबिनेट मंत्रियों और प्रधानमंत्री की सहायता करना है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं है? देखिए, जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री की विजय घाट, इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल, राजीव गांधी की कर्मभूमि। दोस्तों राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि है, न कि कर्मभूमि। कर्मभूमि समाधि स्थल भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की है। अगला प्रश्न और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आखिरी प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया था और ये नारा भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1965 में दिया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटनाचक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है।
इसमें हमने केंद्रीय मंत्रिपरिषद, संसदीय शासन व्यवस्था, इन सबसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आगे के वीडियो में हम महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।